हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सपना दत्ता, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कोरोना एंड कैंसर। क्योंकि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और कोरोना इस समय बहुत पैंडेमिक है, तो आज हम ये बात करेंगे कि कैंसर पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जबकि लॉकडाउन चल रहा है। तो कोरोना और कैंसर दोनों ही सी से शुरू होते हैं और दोनों का नाम सुनते ही हमको ऐसा महसूस होता है जैसे कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन बोथ कोरोना एंड द कैंसर पेशेंट्स। कोरोना और कैंसर दोनों में ही जितना जल्दी हम डायग्नोसिस बनाते हैं और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उतनी जल्दी ही हम ठीक हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना मतलब कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म है CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरल डिजीज, D फॉर डिजीज, एंड 2019 मीन्स इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वुहान सिटी इन चाइना, सो इट इज कॉल्ड कोविड-19। एंड नाउ आप सब जानते हैं कि यह पैंडेमिक बन चुका है। हर देश में, हर शहर में पेशेंट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये जानना होगा कि कोरोना के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं फीवर एंड कफ। कफ में भी ड्राई कफ होता है, ना कि कफ विद स्पूटम। तो 80 to 100% पेशेंट्स में फीवर एंड कफ सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ किसी किसी को माइल्जिया या हेडेक और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम इस तरीके के पेशेंट्स को, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज असिम्टोमेटिक, सेकेंड इज माइल्ड, थर्ड इज मॉडरेट एंड फोर्थ इज सीवियर। असिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर पेशेंट्स। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, ओनली कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट फीचर्स में सिर्फ फीवर एंड कफ के सिम्टम्स मिलते हैं, बट ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पेशेंट्स का मोर देन 95% होता है। पर जो पेशेंट्स जिनमें माइल्जिया या टायर्डनेस होती है, टायर्डनेस मतलब कि पेशेंट एकदम खड़ा नहीं हो सकता, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा सीवियर सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ब्रेथलेसनेस। दिस इज द सीवियर सिम्टम। इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी या तो लेस देन 95% हो जाता है या उससे भी कम, लेस देन 90% हो जाता है। इट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये जो सीवियर सिम्टम्स जिस पेशेंट में पाए जाते हैं, उनको हम सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। तो जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं कोरोना के, उन पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन होता है, जिनके घरों में, आपके घरों में ये अगर फैसिलिटी है कि आप एक डेडिकेटेड रूम एंड बाथरूम दे सकते हैं पेशेंट्स को और फैमिली मेंबर से आइसोलेट कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम असिम्टोमेटिक पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं आफ्टर द टेस्ट। तो हम ये जानेंगे कि अगर हम में सिम्टम्स नहीं है या हैं, और अगर हमको लग रहा है कि हमें कोरोना हो सकता है, तो हम उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस करने के लिए हम सिंपल एक रूटीन टेस्ट CBC ब्लड काउंट्स करेंगे, एक एक्सरे चेस्ट कराएंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है कोविड-19 एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे हम कोविड-19 एंटीजन पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। उसमें ये टेस्ट का ये खूबी होती है कि इसको हम 15 से 30 मिनट के अंदर हमें इसकी पॉजिटिविटी पता लग जाती है। सेकंड टेस्ट जो कोविड-19 के लिए होता है वो PCR टेस्ट होता है। जो PCR टेस्ट हम लोग करते हैं उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसमें और कोविड-19 एंटीजन टेस्ट दोनों में ही हम नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वाब लेते हैं। किसी किसी टेस्ट में दोनों ही स्वाब लिया जाता है और उससे हम ये टेस्ट का पता लगाते हैं। जो PCR टेस्ट है उससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट वीक पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर PCR टेस्ट नेगेटिव है तो पेशेंट टोटली कोरोना नेगेटिव पेशेंट है, बट अगर
कोविड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कोविड-19 नेगेटिव पेशेंट नेगेटिव ही है। तो उसको कंफर्म करने के लिए भी हमको पीसीआर टेस्ट कराना होता है। तो एंटीजन टेस्ट से ओनली हम ये जान सकते हैं कि वो पॉजिटिव है पेशेंट या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इट्स ओके फाइन, बट अगर नेगेटिव है तो हमें कंफर्म करने के लिए पीसीआर टेस्ट कराना ही होगा। तो ये तो हो गई बात डायग्नोसिस की। अब हम आते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 4 कैटेगरी होती है, असिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस। जो असिम्टोमेटिक केसेस होते हैं या माइल्ड केसेस हैं जिनमें फीवर या कफ की कंप्लेंट है, उसको हम होम आइसोलेशन कर सकते हैं। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके घर में सुविधा है तो हम होम आइसोलेशन कर सकते हैं। और जिनके घर में सुविधा नहीं है, कंजेस्टेड एरिया है, या आपके घर में कोई डेडिकेटेड एक्स्ट्रा रूम नहीं है या एक्स्ट्रा बाथरूम नहीं है, तो हमें उन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी हम कभी होम आइसोलेशन करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो घर में बाकी के लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, और जो हमारा पेशेंट है, जो इल पेशेंट है, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो जो घर के मेंबर्स होते हैं, जैसा कि इसके 3 मूल मंत्र हैं, आप सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपस में और पेशेंट के साथ आपको एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस या 3 फीट का डिस्टेंस रखना होगा। दूसरा, वेयर अ मास्क, आपको मास्क पहनना होगा। और तीसरा, फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स। फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी किसी भी पेशेंट या सस्पेक्ट के कंसर्न में आप जब आते हैं, तो जब वो खांसता है या छींकता है या उसने अपना हाथ अपने नोज़ पर या अपने जब उसने खांसा या छींका, वो हाथ आपने मुंह पर लगाया और वही हाथ उसने टच किया आपकी टेबल पर या अपने बेड पर या यूटेंसिल्स पर, तो उसके थ्रू जो एयर ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू वो स्प्रेड हो सकता है दूसरे लोगों में। मान लीजिए कि उसके जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो सेटल डाउन हो गए फर्नीचर पर या टेबल पर, और उसके बाद आपने उसी टेबल या फर्नीचर पर हाथ रखा, तो उसके थ्रू जो है आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो है ऑलवेज वेयर अ मास्क। मास्क इज़ वेरी नेसेसरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी उनके यूटेंसिल्स हैं, जो भी उनके क्लॉथ्स हैं, जो भी उनके कपड़े उतरे हुए हैं, बेडशीट्स हैं, या जो भी उनका यूज़ किया हुआ सामान है, उसको एटलीस्ट आप सोप एंड वाटर से पहले वॉश करें एंड देन यू जस्ट यूज़ दैट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भी कभी बाहर से आएँ या आपको कहीं ऐसी जगहों पर जाना पड़े जहाँ की क्राउडेड प्लेसेस हैं, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो भी आप घर पर आके सबसे पहले अपने क्लॉथ्स उतार के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उसको वॉश करने के लिए छोड़ दें। और एक बार अगर आप बाथ ले लें विद सोप, तो वो बहुत ही अच्छा होगा इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि हम लोग ये देखते हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है कि बड़ों में ज़्यादा होता है या खतरनाक किस में होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होता, और 0.2% ओनली कोरोना पॉजिटिव होता है लेस देन 18 ईयर्स में। बट डेफिनेटली मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स जो होते हैं, या एज ग्रुप जो 50 to 80 ईयर्स एज ग्रुप होता है, वो बहुत ही प्रोन है कोरोना पॉजिटिव होने के लिए। तो उनको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो ऐसे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कार्डियक डिजीज़ है, यानी कि पहले से ही अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको तो बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए। उनको कभी भी क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटल विजिट्स ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन फैमिली मेम्बर से भी एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों में या ऐसे पेशेंट्स में अगर कभी भी कोई भी सिम्टम्स पाए जाएं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उनको प्रॉपर डायग्नोसिस बनानी चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि मोर देन 80 ईयर्स एज ग्रुप में एकदम ही ग्राफ ऊंचा चला जाता है, 10% से ज़्यादा लोगों में कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, और वो ज़्यादातर सीवियर सिम्टम्स यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस के रूप में सामने आता है, और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो इसके देखते हुए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके घर में ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनको आप अपने छोटे बच्चों को और ओल्ड एज पर्सन्स को हमेशा सेपरेट रखें मिडिल एज ग्रुप से, और उनके लिए एहतियात बरतें
इसके साथ साथ जो आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, वेयर अ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ न्यूट्रिशियस फूड बहुत ज़रूरी है। आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए। और कोई भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी या आपकी इम्यूनोसप्रेशन कोई ऐसी मेडिसिन चल रही हैं आपको, तो उस दौरान में आपको कोई भी इम्यून बूस्टर लेना चाहिए, चाहे वो ड्रग के फॉर्म में, चाहे न्यूट्रिशियस फूड के फॉर्म में। ये तो बात हो गई कोरोना की। अब बात आती है कैंसर पेशेंट्स में। तो जैसा कि आप ये देखते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो आइदर ड्यू टू डिजीज और बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों ही तरह से इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। इम्यूनोसप्रेस्ड का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही कम होता है, यानी कि बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत ही कम होती है। तो ऐसे केसेस में कोई भी इन्फेक्शन, छोटा सा भी इन्फेक्शन बहुत तेजी से आपको परेशान करता है या बहुत तेजी से फैलता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो भी सीवियर सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कैंसर पेशेंट हैं उनके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पेशेंट लंग कैंसर पेशेंट हैं और अगर वो ऑन ट्रीटमेंट हैं या अभी उनका डायग्नोसिस हुआ है, डेफिनेटली वो कोरोना टेस्ट जाके ज़रूर कराएं। क्यों? क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स और लंग कैंसर के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हमारे लंग कैंसर के साथ कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कोरोना पॉजिटिव है तो हमारा इम्यूनोसप्रेशन और ज़्यादा होगा और ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन हमारा जो कैंसर है वो भी तेज़ी से स्टेज में इंक्रीज होगा, ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट द कोरोना एंड सेकेंडली वी हैव टू ट्रीट द कैंसर। और जो सबसे ज़्यादा प्रोन पेशेंट हैं कोरोना के लिए वो हैं ब्लड कैंसर पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट जिनको ल्यूकीमियाज है, जिनको लिम्फोमाज है या जिनमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जैसा सब जानते हैं जहाँ पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है वहाँ पर हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं बॉडी के इम्यूनोसप्रेशन में करने के लिए, जिससे कि जब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करें तो बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सके। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो इस तरीके के पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को बहुत ही ध्यान रखना है। आपको जब हॉस्पिटलाइज होना है तो सब प्रिकॉशंस लेनी है, और जब जब आपको डॉक्टर आपको हॉस्पिटल विजिट के लिए बुलाएं तब तब आपको जाना चाहिए। और कोशिश करिए कि जितना कम से कम हॉस्पिटल विजिट आप करें, जितना कम से कम आप आउटसाइड जाएं, उतना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको कीमोथेरेपी करानी है या कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑन ट्रीटमेंट है, तब आपको हॉस्पिटल विजिट करना होगा। बट उस हॉस्पिटल विजिट में आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। ये तो रहा आपका जो सिंपल लंग कैंसर है और ल्यूकीमिया है, जो कि बहुत ही मोर प्रोन पेशेंट्स हैं। अब मैं उन पेशेंट्स के बारे में बात करूंगी जिनमें या तो जो जिनको स्क्रीनिंग करानी है, यानी कि जिनको ये दिखाना है कि कोई कहीं पर कोई नोड है या गांठ है और उनको डॉक्टर को दिखाने जाना है, या फिर जिनको इनिशियल स्टेज में कैंसर है और उनको ये लग रहा है कि अभी हमें तुरंत ही ट्रीटमेंट कराना है। तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप एक बार टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो आप हॉस्पिटल विजिट करें, अदरवाइज़ आप उसको अभी 2-3 महीने के लिए अगर टाल सकते हैं तो उसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं। ऑन व्हाट्सएप कॉलिंग आप डॉक्टर से दवा पूछ सकते हैं। अगर उस बीमारी में ऐसा कुछ है जहाँ पर हमें ये लगता है कि विदिन 3 मंथ्स उस बीमारी की ना तो स्टेज इंक्रीज करेगी या आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। और सेकंड टाइप पेशेंट जो हैं वो हैं फॉलोअप पेशेंट्स। जो भी फॉलोअप पेशेंट्स हैं जिनका फॉलोअप हम 3 मंथली करते हैं कैंसर पेशेंट का, तो उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पोस्टपोन योर फॉलोअप। यू जस्ट कॉल योर डॉक्टर एंड आस्क द डॉक्टर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, देन ओनली यू हैव टू कम विद टू हॉस्पिटल, अदरवाइज जस्ट पोस्टपोन द विजिट जब तक कि हमारी ये वैक्सीन नहीं आ जाती है। अब ये बात आती है कि ट्रीटमेंट की, तो कोरोना का ट्रीटमेंट आज तक और अभी तक बहुत ज़्यादा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। आज भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिस पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं, चाहे सीवियर सिम्टम्स हैं चाहे मॉडरेट सिम्टम्स हैं, उसको उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज़ 2 or 3 ड्रग्स विच इज़ यूजिंग ड्यूरिंग कोरोना, और वो कुछ अब
काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिव भी रही हैं, जिसमें कि रेमडेसिविर है, फेबीफ्लू है, माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए फेबीफ्लू, एंड सीवियर सिम्टम्स के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शंस वी कैन यूज़, टोक्लिजुमेब वी कैन यूज़। तो इस टाइप के पेशेंट्स में हम लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, पर ये ड्यूरिंग द सुपरविज़न में यूज़ होती हैं और हॉस्पिटलाइज होकर ही यूज़ होती हैं ये सारी ड्रग्स। और जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या असिम्टोमेटिक पेशेंट है, उनके लिए ओनली द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड होम आइसोलेशन इज़ रिक्वायर्ड, डजंट रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्लीज़ मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें जो कि मैंने आपको बताया है। दिस इज़ अ टेक होम मैसेज: वेयर अ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स। एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आप हैंड को वॉश करेंगे, बैक टू बैक, पाम टू पाम, अंडर द फिंगर्स, अप टू द रिस्ट। ऑलवेज यूज़ द सोप एंड वाटर। जब कभी आपके पास सोप एंड वाटर नहीं हो तो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो घर में लेडीज़ रहती हैं और जो घर में लोग रहते हैं, वो सैनिटाइज़र की जगह सोप एंड वाटर यूज़ करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करने से, मोर देन 70% अल्कोहल यूज़ सैनिटाइज़र यूज़ करने से स्किन कैंसर का भी खतरा होता है। तो इसलिए डोंट यूज़ सैनिटाइज़र फ्रिक्वेंटली। बी सेफ, स्टे एट होम, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेक न्यूज़ से बचें आप। जो भी फेक न्यूज़ आती हैं या हम लोग जो भी न्यूज़ पर हम रिलाई करते हैं और वो फेक होती हैं, हम लोग बिना देखे, बिना उसका ये जाने कि वो कहाँ से, उसको ऑथेंटिसिटी उसकी बिना देखे हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। डोंट बिलीव ऑन दैट। पहले उस चीज़ के बारे में पूरी तरह जानिए, उसके बाद ही उसको यूज़ करिए या उसको करिए। तो ये जानकारी आज मैंने कोरोना के बारे में आपको दी, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी लगा होगा कि कोरोना के समय में उन्हें कैसे ट्रीट करवाना है या कैसे अपने डॉक्टर से मिलना है। तो आई थिंक दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको आगे और डिज़ीज़ के बारे में बताती रहूँ और कैंसर के बारे में बताती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।